हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैसे एस्टेटिक साइंस के जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ओजोनोलाइसिस वाला। यहाँ पे जो भी चीजें रिपीटेशन पे चलती है वो चीजें मैं यहाँ पे आके आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे ही ये ओजोनोलाइसिस वाला दो तीन क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। एक तो मेरे ख्याल में 20 में है और उससे 22 में भी ऐसा है। तो यहाँ पे ये वाली चीज है, एक बार इसको ऐसे देख लेते हैं, 5 मिनट आपको लगेगी। डबल स्पीड में भी आप देखोगे तो भी आपका ये हो जाएगा, लेकिन अगर बाद में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसको कर पाओगे। तो इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, हमें एडिशन करना होता है। यहाँ पे हम लेते हैं कोई भी हमारा रिएक्टेंट और वहां पे ओजोनोलाइसिस हम करते हैं। तो वहां पे कंडीशन क्या होती है कि एल्कीन होनी चाहिए। एल्किन का मतलब क्या है कि वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। और ओजोनोलाइसिस में बस एक छोटा सा स्टेप आपने करना होता है कि यहाँ पे हमें इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पे दोनों साइड ही ऑक्सीजन लगानी है। ओजोनोलाइसिस में आपने बस एक काम करना है कि एल्किन के डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डिसोसिएट करना है और वहां पे ऑक्सीजन को लगानी है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है। यहाँ पे आपको उल्टा दिया गया है, ओजोनोलाइसिस के जो प्रोडक्ट है वो दिए हुए हैं और हमें बताना है कि यहाँ से रिएक्टेंट कैसे मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे इनको भी करेंगे एक बार। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको इनको बनाना आना चाहिए, तभी आप इस सम को कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया 2 ब्यूटीन। ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगी, 4 होंगी। तो 1 2 3 4 और 2 पे इन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 1 पोजीशन है और यहाँ पे 2 पोजीशन है। तो यहाँ पे इसको या तो 2 ब्यूटीन लिख लो या तो इसको ऐसे लिखो, ये वाला सही रहेगा, ब्यूट 2 इन, ऐसे इसको लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 पोजीशन पे क्या है, इन रहेगा। ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 4 है। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीशन हमारा लास्ट काम होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं ना, ऐसे करके। अब हमने यहाँ पे अगर हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या करना, सिंपल इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन लगानी है। तो यहाँ पे ये इस पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारे पास ये रहा और एक प्रोडक्ट हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनकी नेमिंग देनी है, आपको नेमिंग देनी आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो 1 कार्बन होती है तो मिथ, 2 कार्बन होती है तो इथ, और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, इथेनॉल मिलेंगे। ऐसे आपने इनको करना है। यहाँ पे जब भी आपको यह है, सिंपल आपने डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करके ऑक्सीजन लगा दी, उसके बाद उसकी नेमिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन मींस, ब्यूट मींस नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगी, 4 होंगी। तो यहाँ लिखो एक बार, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पे देखो, ब्यूट है तो नंबर ऑफ कार्बन है 4, 2 पोजीशन पे इन है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक बार लगा लो, 2 पोजीशन पे हमने लगा दिया इन और 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। उसके बाद इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। अब हमने जब इसका ओजोनोलाइसिस किया तो हमारा काम एक ही है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और वहां पे दोनों साइड ऑक्सीजन लगाओ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये वाला। और यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये डबल बॉन्ड O, इस पे H लगा हुआ, बाकी चीजों पे कोई भी डिफरेंस वहां पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे S3, ठीक है। तो बाकी चीजों पे यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट ये आए। अब हम इनकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 पे ऑन है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या, एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 2 कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए मिथ, सेकंड कार्बन के लिए इथ, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ऐसे आपने इनको करना है, नेमिंग आनी चाहिए, इसी को हम एसीटोन भी बोलते हैं। तो ऐसे आपने इनको आना चाहिए। उसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो यहाँ पे देखो 2 मिथाइल प्रोपीन, तो प्रोप मींस नंबर ऑफ कार्बन कितनी होंगी, 3 होंगी। और इन मींस यहाँ पे इनकी पोजीशन मेंशन नहीं है, तो हमें एक पोजीशन पे हमारा इन लेना पड़ेगा। और 2 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल। उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट। ओजोनोलाइसिस में हमारा काम क्या है, इसको ऐसे तोड़ो और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, CH3C, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और ये एजिटीज है। उसके बाद यहाँ पे इसके 2 एजिटीज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इसको ऐसे दिखाओ या तो ऐसे दिखाओ। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑन, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनेगा, मिथेनॉल। तो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा दिया गया था। तो उल्टा कैसे करना हमने, अगर हमारे पास अपोजिट गिवन है तो कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बना के दिए गए हैं ओजोनोलाइसिस के। तो पहला दिया गया है प्रोपेन 2 ऑन और सेकंड जो प्रोडक्ट हमें दिया गया है मिथेनॉल।
और यहाँ से हमें बताना है कि इनका ओजोनोलाइसिस होने से पहले जो रिएक्टेंट रहा होगा वो क्या रहा होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें देखो पहले इसको बनाओ। प्रोपेन मींस नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो 1 2 3, 2 पोजीशन पे हमारे पास ओन है, बाकी इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। ऐसे ही मिथेनल, मिथ मींस नंबर ऑफ कार्बन इज 1 और एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अरेंज करो ऐसे कि यहाँ पे ये वाली जो ऑक्सीजन है इसको हटा के इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना। जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं। तो आपने क्या करना है, सिंपल इन दोनों ओ को हटा के यहाँ पे इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। बाकी जो चीजें हमारे पास जैसे रहेंगी हम वैसे करेंगे। अब हमें करनी है नंबरिंग स्टार्ट, और जो नंबरिंग होगी वो एल्कीन से स्टार्ट होगी। तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन के लिए प्रोप, और यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ऐसे आपने इसको करना। ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है टीजीटी साइंस में, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसे करवाया जाए। होपफुली आप समझ पाएंगे और होंगे, और अगर इसका जो क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ के आएंगे। कि कैसे आप पता लगाएंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप होते हैं, और कैसे आप पता लगाओगे कि हमारा जो ग्रुप है वो कौन से मतलब ऑर्थो डायरेक्टिंग होगा या पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, मैंने लिखा हुआ है एक, ये वाला ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपने ये ढूंढना होता है वहां पे कि जो हमारा ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन, हमारी जो बेंजीन रिंग है, देखो ये पूछे किस पे जाते हैं, बेंजीन रिंग पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर ग्रुप होता है कोई भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि ये हमारा जो आर ग्रुप है ना, वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वहां पे ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता है, और अगर ये आर है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मेटा पे अटैक करवाता है। ये वाली चीज हमें पता होती है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये वाली चीजें होती हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक करवाता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का मेटा पे अटैक करवाता है। वो चीजें आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो वन बाय वन हम देखते हैं। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच हाउ टू फाइंड ए ग्रुप इज, इनमें से ये वाले 3 ऑप्शन थे, और ये पूछा गया था कि यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग कौन सा होगा, और उसका जो आंसर था ये था। पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो हमें ये वाली चीजें हमने सबने पढ़ी होती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा पे अटैक करता है। तो ये वाली चीज हमने पढ़ी होती है पहले से ही। अब हम देखेंगे क्या कि जो हमारे पास ये ग्रुप गिवन है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं CHO को, ऐसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा अब इलेक्ट्रोफाइल आना है। पहले ये वाली चीज देखो आप यहाँ से कि इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो वो कहाँ पे आना पसंद करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिच होगी। इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा होंगे, वहां पे वो आना पसंद करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास ये वाली रिंग है। तो हमें क्या पता होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो ये बॉन्ड कैसे डिसोसिएट होगा, ऐसे डिसोसिएट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये H है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखो। अब यहाँ पे इस पे जो हमारी बेंजीन रिंग है ना, इस पे डिसोसिएशन दिखाएंगे हम कैसे। अब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर इसको नेगेटिव बनाना, बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे ये क्या चाहेगा कि यहाँ पे नेगेटिव आए तो यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसे करेगा। तो ऐसे करेगा तो हमारे पास क्या आया, O नेगेटिव और H। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव आया था ना, इस नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे हमारे जहाँ पे भी हमारी एरो का हेड होता है वहां पे नेगेटिव आता है, इसकी टेल साइड पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे आया हमारे पास पॉजिटिव साइन, और ये एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे ये ऐसे डिसोसिएट हो, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये ऐसे ही होगा। तो यहाँ से फिर से हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हमारे पास बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, और यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे आएगा C और O नेगेटिव H, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आएगा कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, तो फिर हमारे पास आएगा ये और ये, यहाँ पे ये आया पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पे इसका टेल है तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे ये
वो नेगेटिव और H। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है वो बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे ये वापस से यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा। तो मीन्स यहाँ से हम चले थे यहाँ पे ही पहुंच गए हैं, इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे हमने देखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल को आना है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आना पसंद करेगा, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि हमारी ऑर्थो पोजिशन ये वाली होती है, और ये वाली मेटा और ये वाली पैरा। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को कैसे आएगा, वो यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोफाइल है वो खुद भी पॉजिटिव लेके आ जाएगा, तो फिर ऐसा है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी यहाँ पे और यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पैरा पे भी वो नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाली जब हम सिचुएशन है इसको हम बनाएंगे, अगर मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊं, यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये एजिटेड सारी चीजें, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको इसको दिखाऊं तो ये कैसे आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये था। तो यहाँ पे जब इसने बॉन्ड बनाया था और ऐसे आया था कि पॉजिटिव नेगेटिव ने बॉन्ड बनाया, पॉजिटिव आया। तो लेकिन अब यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन पे हमारे पास क्या आया है, नेगेटिव चार्ज आया। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन पे आएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसा क्यों होता है वो हमने देख लिया, क्योंकि पहले से ही हमारी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आना है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है, तो वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आप यहाँ पे देखो यहाँ वाली ऑर्थो पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पैरा पे पॉजिटिव है, और यहाँ वाली ऑर्थो पे भी पॉजिटिव है, बस मेटा पे यहाँ पे नेगेटिव है। और यहाँ पे इस वाली कंडीशन को भी बना के देखेंगे तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारी जो मेटा पोजीशन है उस पे नेगेटिव है, तो मेटा पे ही नेगेटिव साइन होने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होते। तो ये वाली कंडीशन सेम आपको इसमें मिलेगी। कैसे, जैसे हमने लिया सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये भी ऐसे ही डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो फिर से वही वाली चीजें चलेंगी। यहाँ पे ये ऐसे आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ये ऐसे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जैसे हमने पहले वाले का किया था। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ही आपको नेगेटिव चार्ज है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होते। अब हमने ये केस देख लिया किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। कैसे पता लगाओगे आप, यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसे ही कार्बन और नाइट्रोजन में से भी नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, जैसे हमारे पास NH3 हो गया और OH हो गया। एक मैं आपको समझाऊंगी, एक आपने खुद से करके देखना है। तो यहाँ पे हमने ली फिर से हमारी बेंजीन रिंग, और इस पे हमने लगाया हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब भी इलेक्ट्रोफाइल को आना है तो वो उसी पोजीशन पे आना चाहेगा जहाँ पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसके पास लोन पेयर है तो ये वाला बॉन्ड ऐसे डिसोसिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है वो पीछे से पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, NH3 पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया नेगेटिव और ये एजिटेज है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आया है ना, तो ये पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे डिसोसिएट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आया, ये वाली चीज सेम है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे ऐसे, ये आपको दिखाने के लिए है। बाकी यहाँ पे ये कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, एक साथ चलता है। तो यहाँ पे देखो मेटा पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब ये क्यों ही इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले से इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो पहले वहां पे आना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसलिए यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या होगा, ये वाली चीज मिटाओ, यहाँ पे बॉन्ड बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ही है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही बात होगी कि यहाँ पे आया तो हमारे पास ये यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इस वाली मेटा पे भी पॉजिटिव आया, ऐसे आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे बढ़ना बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये वाला ऐसे जाएगा और फिर से वापस से जो हम पहले जहाँ से शुरू हुए थे वही हमें मिल जाएगा, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजिशन है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ये वाला जो ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के आने के लिए। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इंक्रीज करेगा मेटा पे, तो वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है।
तो ऐसे हम इसको पता लगाना, बहुत बार ये क्वेश्चन है आपका आ चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं कंप्लीट आपको ये बता दूं। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वो आपका छूटेगा नहीं। क्वेश्चन है ना बार बार आ रहा है, यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं और हाइब्रिडाइजेशन से आप उसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर ज्योमेट्री उसका कैसे पता लगा सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया था टीजीटी 2020 में कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से। और ये वाला आया था आपका 19 में, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें से किसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो पहले भी आए हुए हैं ये, लेकिन ये 2 PYQ हैं, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी, उसके बाद आपका इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो पहले हम इसके एक बार थोड़ा सा इसमें जो बेसिक होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, स्टेरिक नंबर का। स्टेरिक नंबर का कैसे, कि जब भी हमारे पास देखो स्टेरिक नंबर 2 होगा तो वहां पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, वहां पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp होगी। और जब भी हमारा स्टेरिक नंबर 3 होगा तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगी। कैसे याद रखोगे, देखो 1 2 2 और यहाँ से 2 1 3। जब भी हमारा स्टेरिक नंबर 4 आएगा तो वहां से उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और या हो सकती है dsp2। जब भी हमारा ये स्टेरिक नंबर है वो 5 आएगा 6 आएगा तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d, और जब भी 6 आएगा तो वो हो जाएगा sp3d2। यहीं तक आते हैं आपके मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो sp में हमारी जो शेप रहती है वो रहती है लीनियर, जो हमारी ज्योमेट्री रहती है, और sp2 में हमारी रहती है प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर बोल सकते हो। जब sp3 होती है तो वहां पे हमारी ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर होती है, और टेट्राहेड्रल होती है, और dsp2 में हमारी जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लानर होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारी sp3 जब 5 स्टेरिक नंबर होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, यहाँ पे यहाँ तो हो सकती है टीबीपी, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और यहाँ पे या हो सकती है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। आपके लेवल में जितना आएगा मैं उतना आपको करवाऊंगी। उसके बाद sp3d2 में हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ओक्टाहेड्रल या तो पेंटागोनल पिरामिडल। लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है, आपकी अगर केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आप नहीं हो तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि sp से हमारी ज्योमेट्री लीनियर होती है, sp2 से प्लानर होती है, sp3 से टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लानर हो सकती है, sp3d से हमारी टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल होती है, और यहाँ से हमारी ओक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 चीजें होती हैं, एक हमारे पास होती है ज्योमेट्री और एक आती है हमारे पास शेप और स्ट्रक्चर। ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ज्योमेट्री में हमें क्या होता है, वहां पे शेप में हमें लोन पेयर को काउंट नहीं करना होता। जब भी हमसे शेप पूछी जाएगी, स्ट्रक्चर पूछी जाएगी, वहां पे आपको लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। ज्योमेट्री में जो लोन पेयर है वो काउंट होंगे। तो यहाँ पे इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखाती हूँ कि स्टेरिक नंबर, ये तो हमने देख लिया कि किस स्टेरिक नंबर से जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी। एक बार इसका आपने पोज करके स्क्रीनशॉट ले लेना था, ठीक है, या तो वापस से भी देख सकते हो, तो वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि स्टेरिक नंबर हम निकालेंगे कैसे। तो स्टेरिक नंबर हम कैसे निकालते हैं, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। जितने भी सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस में मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम हम किसको बोलते हैं, वो एटम जिनकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो, उनको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम। उसके बाद अगर आपका कॉम्प्लेक्स जैसे यहाँ पे दे दिया मुझे BF4 नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे SF4 प्लस हो गया, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको घटाएंगे, पॉजिटिव है तो उसको हटाएंगे, नेगेटिव है तो उसको जोड़ेंगे। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये था। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम स्टेरिक नंबर हमें पता चल गया कैसे निकालेंगे, स्टेरिक नंबर से हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी वो हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे ऐसे काउंट करो, देखो 1 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो हमारा स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 5 आएगा। तो देखो कैसे करते हैं, 1 बाय 1 सबका निकाल के दिखाऊंगी जितने भी ऑप्शन है। हमारे पास सबसे पहले है NH4 प्लस, निकालो इसका स्टेरिक नंबर, तो 1/2। यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और 2 और 5 हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5,
यहाँ पे देखो मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 होती है क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये या तो 1 ले ले या 1 दे दे, वैलेंसी हर हाल में इसकी 1 होगी। तो कितनी है 4 है और कितने हैं 1 हमारे पास इसकी वैलेंसी है। तो या तो सीधा ये लिख लो कि कितने हैं नंबर ऑफ वैलेंट एटम 4 है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा 9 - 1 तो 8/2। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आया 4। तो यहाँ से इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी, sp3 आएगी, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास नहीं हुआ जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई sp3 और इसका जो स्टेरिक नंबर आया वो आया 4, और यहाँ से हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री आई वो क्या आई, टेट्राहेड्रल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, SF4। सेम स्टेरिक नंबर हम यहाँ पे निकालेंगे। तो 1/2 यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम है सल्फर, 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 6। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए 6 प्लस में। मोनोवैलेंट एटम जो फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 2 और 7। तो इसकी भी 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लेके या देके इसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक्वायर हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैलेंसी होती है वो भी क्या होती है 1। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसीलिए हम इसको ऐसे F नेगेटिव के जैसे लिखते हैं ना। तो यहाँ पे ये भी मोनोवैलेंट एटम है, तो 4। जितने हेलोजन होंगे वो मोनोवैलेंट एटम होंगे, और हमारी हाइड्रोजन होगी वो भी मोनोवैलेंट एटम होगी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो हम छोड़ देंगे, चार्ज है ही नहीं, तो 10/2 तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 हो गया, और हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आई, sp3d। हाँ, तो यही हमने देखना था, तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट ये। यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री की बात करेंगे हम sp3d के लिए, वो क्या आएगी हमारे पास, ट्राइगोनल TBP। इसकी जो ज्योमेट्री है हमारे पास वो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको बना के दिखाऊं तो कैसे होता है, इसमें देखो F F F F और ये लोन पेयर यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखो जब हम इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको शेप और स्ट्रक्चर पूछ लेना तो वहां पे फिर ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सीसा की जैसी होती है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना। फिलहाल आपके ये पूछी नहीं गई है आज तक ये कि जो इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या होगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तक का क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे या कौन सी जो हो सकती है ज्योमेट्री हो सकती है, तो शेप ऐसे आपको इसको निकालनी होती है। ऑप्शन का आंसर हमारा 2 आ चुका है, लेकिन हम फिर भी ऑप्शन 3 और 4 को देखेंगे। तो XgFO4। तो स्टीरिक नंबर कैसे निकालेंगे, 1/2। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिनोन है, नोबल गैस है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। प्लस में फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है, तो 12/2 6। तो यहाँ पे जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 हो जाएगी, और यहाँ से इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे होती है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे क्या है 4 ही एटम है, तो इट मीन्स क्या है यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। तो अगर इसकी शेप की बात करेंगे तो हम वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लानर। तो ऐसे आपने इनको करना था। उसके बाद हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, XgOF4। तो यहाँ पे भी हम सीरीज नंबर निकालेंगे 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, तो कितने हैं 8 हैं। प्लस में ऑक्सीजन डाईवैलेंट एटम है तो इसको नहीं लेंगे। फ्लोरीन हमारे पास मोनोवैलेंट एटम है, तो ये क्या हो जाएगा 12/2 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3d2, और इसकी जो ज्योमेट्री रहेगी वो रहेगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो कैसे एग्जिस्ट होता है ये, और अगर इसकी शेप की बात की जाए तो वो क्या होती है हमारे पास स्क्वायर, और ये ऊपर पिरामिडल बना हुआ, तो स्क्वायर पिरामिडल होती है इसकी शेप हमारे पास। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है 19 में, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हमने क्या देखा था कि जब हमारा स्टीरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 और स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। तो जिसका भी स्टीरिक नंबर 4 होगा उनकी स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 1 by 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया PO4 3 नेगेटिव, तो 1/2 स्टीरिक नंबर के लिए 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15 है, तो 2 8 5 कितने आए 5। तो 5। ऑक्सीजन क्या है, एक डाईवैलेंट एटम है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। नेगेटिव चार्ज है तो हम जोड़ेंगे, तो 3 8/2 4 sp3 टेट्राहेड्रल ये तो है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसे बनेगी, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, तो PO4 O3 नेगेटिव। तो ऐसे हमारे पास ये तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन हमसे तो ये पूछा गया था कि कौन टेट्राहेड्रल नहीं होएगा।
तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे स्टीरिक नंबर निकालेंगे तो 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर है, एटॉमिक नंबर 16, तो 2 8 और 6, तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, इसको काउंट नहीं करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव का चार्ज है तो उसको जोड़ देंगे तो 8/2। यहाँ पे भी 4 आ गया, sp3 आ गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल है ये होगी। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, कि ये भी हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन पे, BF4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोन है तो एटॉमिक नंबर 5, तो 2 और 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3। तो स्टीरिक नंबर कैसे निकालेंगे, 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3। फ्लोरीन कितने हैं 4 हैं, मोनोवैलेंट एटम होता है, नेगेटिव चार्ज 1 है तो हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 8/2। फिर से हमारे पास 4 आया, sp3 आया, तो ये भी हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल होएगा। कैसे, यहाँ पे एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है, लेकिन आपने अगर यहाँ पे एस्टेट लेवल पे देखना तो इतनी नीड नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट ऑप्शन हमारा, तो देखो 3 पहले वाले हमारे आ चुके हैं कि टेट्राहेड्रल, तो ऑप्शन 4 ही राइट होगा। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टीरिक नंबर निकाला तो क्या होगा, 1/2। जिन्होंने नोबल गैस है तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कंप्लीट होती है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो यहाँ पे 12/2 6, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, sp3d2। और यहाँ जो हमारे जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ से अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये होता, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, स्क्वायर प्लानर। तो अगर देखोगे ना ये वाली चीज इसमें भी आई है और इसमें भी आई है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था जो रिपीट होता है, तो अगर अगली बार ये आएगा तो आपसे लीव नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो हमें किसके बीच में रिलेशन बतानी होती है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका इक्विलिब्रियम यूनिट से रहेगा, क्लास 11th की यूनिट है। और यहाँ पे हमसे पूछी गई है केपी और केसी के बीच में रिलेशन हमने बतानी है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसका अगर आपको पता है तो इजीली आप यहाँ पे बता पाओगे। हमारे पास देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे जो जो भी टर्म इंक्लूड होती है इनका आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास केपी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर टेकन इन टर्म ऑफ प्रेशर। कि जब कंसंट्रेशन को हम किसके टर्म में मेजर करते हैं, प्रेशर के टर्म में मेजर करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं केपी। तो यहाँ पे आप पी से भी लगा सकते हो कि प्रेशर के टर्म में जब हम कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं तो जब हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो, उसको हम बोलते हैं केपी। और केसी क्या हो जाएगा, कि जब हमारा इक्विलिब्रियम जो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन ली है ना, ये प्रेशर की बजाय किसकी फॉर्म में हो, मोलैरिटी की फॉर्म में हो। तो सेम ये क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर टेकन इन टर्म ऑफ मोलैरिटी, तो उसको हम बोलते हैं केसी। आर हमारे पास क्या रहेगा, गैस कांस्टेंट रहेगा जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और हमारे पास क्या बचा, टी हमारे पास टेम्परेचर है। उसके बाद डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होती है, इनको मिला लेते हैं। हमारे पास डेल्टा एनजी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, जितने भी गैसियस प्रोडक्ट होंगे माइनस में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक रिएक्शन लेके दिखाऊं, तो यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन ली कि यहाँ पे ए हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट है, बी हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हमें मिल गया ए बी, कोई भी गैसियस प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमारे पास देखो डेल्टा एन जी हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो गैसियस कितने प्रोडक्ट है, एक ही है तो 1, माइनस में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो यहाँ पे 1 और 2 है तो 2, तो यहाँ पे जो रिएक्शन वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा एन जी की वो -1 निकल के आएगी। तो अगर इस इक्वेशन का हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी और इसकी पावर -1, क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। ऐसे आपने इसको निकालना है। तो ये वाले 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। वो आपका टीजीटी में आया हुआ है और ये नीचे वाला आपका पीजीटी में आया हुआ है। वो टीजीटी 2021 में आया हुआ है और ये भी शायद पीजीटी 2021 में ही आया हुआ है, मे बी आया हुआ है, कंफर्म है, लेकिन 21 में आया हुआ है या 21 में ही आया हुआ है ये वाला भी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट क्या है, N2 गैसियस, 3H2 गैसियस,
और यहाँ से हमें मिला क्या 2NH3 गैसियस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर डेल्टा Ng। बाकी तो सारी चीजें सेम ही है, बस आपको डेल्टा Ng का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो डेल्टा Ng क्या होता है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे देखो कितने गैसियस प्रोडक्ट हैं 2, माइनस में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स तो कितने हैं 3 यहाँ से और 1 यहाँ से तो 4, तो ये हो जाएगा -2। तो डेल्टा Ng की वैल्यू आई हमारे पास -2। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2। तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में ये होगा हमारा ऑप्शन वही सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए है वो फर्स्ट सम के लिए वो सही हो जाएगा। तो छोटी छोटी सी ये चीजें होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक सम यहाँ पे पूछा ही जाता है। तो ऐसे में ये है कि अगर आपका ये नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर आपसे नहीं छूटेगा। तो उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है ये पीजीटी में आया हुआ है। ठीक है, सेम हम फॉर्मूला लिखेंगे कैसे Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng के लिए सेम हम वही निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स तो कितने हैं 2, माइनस में नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट तो 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3, तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को डालेंगे। अब Kp इज इक्वल टू Kc RT और इसकी पावर -1, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कोई आंसर नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कैसे लिख के दिया है कि Kc -1 है, तो इट मीन हम इसको ये लिख सकते हैं Kc बाई RT। तो ऑप्शन 3 है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार और आया हुआ है ये वो मुझे मिला नहीं, तो जब तक उसके पीवाई के हो जाएंगे बाकी सेम ही निकलेगा। बस डेल्टा Ng की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन है वो आए हुए थे, और ये वाला टॉपिक अगर दोबारा से आएगा तो आपका स्किप नहीं होगा। हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको देख के आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हो। ये वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी यहाँ पे हमें चेन दी गई है और यहाँ से हमसे हर एक कार्बन की जो वो पूछी जाए कि यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी। जैसे आपने यहाँ पे हमारे पास ये होता है बेंजीन का ग्रुप होता है, यहाँ पे आपने सुना होगा कि कोई भी ग्रुप लगा होता है तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये वाली चीजें है ना हम कैसे बताते हैं, ये वाली चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एस्टेट टीजीटी साइंस में भी पूछा गया है और पीजीटी केमिस्ट्री में सिर्फ इसकी आईयूपीएससी नेमिंग पूछी गई है। तो अगर यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये टीजीटी साइंस में आया है और बेस्ड ये भी आईयूपीएससी नेमिंग पे है। अगर आपको आईयूपीएससी नेमिंग नहीं आती, आपको ये बनाना ही नहीं आया, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो जो बेसिक सी जो 10th में आती है ना, कम से कम वो वाली तो आपको आईयूपीएससी नेमिंग है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो वो वाली आईयूपीएससी नेमिंग आप कर लेना एक बार, उसके बाद आप इजिली बना सकते हो। तो ये वाली चीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे इसके लिए बस बिल्कुल आसान सी चीज होती है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। आपने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। और सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करके वहां पे हमने देखना है, अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो वहां पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। इन वाले मॉलिक्यूल में मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगी sp3 और मिनिमम मिलेगी sp। अदरवाइज जो दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमारा हो गया CuNH3 की 6, इन टाइप के मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं स्टीरिक नंबर की हेल्प से। वो वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रेटेजी साइंस के नाम से। तो यहाँ पे ये वाली तो वहां पे स्टीरिक नंबर की हेल्प से केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन रहता है, तो वहां से ये हो जाएगा। बाकी ये वाला पोर्शन आपका ऑर्गेनिक से आता है। तो बस आपने क्या देना है, सिग्मा बॉन्ड को हम वहां पे काउंट करेंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 3 है तो sp2 और 4 है तो sp3। हाँ, हमें पता चल गया कि ये वाली चीज होगी। अब देखेंगे हम क्या कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होगा। सबसे पहले हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेंगे। C2 का केस एक्सेप्शनल होता है, वहां पे दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे मिलेगा। तो एक बॉन्ड हमारा सिग्मा होता है, सबसे पहले सिग्मा बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो डबल बॉन्ड में हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1। तो डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1। उसके बाद अगर हमारे पास मैक्सिमम बॉन्ड यही आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड या क्वार्टेट बॉन्ड, या इस वाले मॉलिक्यूल में आपको ट्रिपल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। आपका जितना सिलेबस है उसमें ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम है।
तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आया। तो इसमें कैसे होता है, ये वाला होता है सिग्मा, ये वाला होता है पाई बॉन्ड और ये वाला भी होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने किसको काउंट करना है, ओनली सिग्मा बॉन्ड को। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड इसमें भी क्या होता है, 1 होता है। तो कंक्लूजन के पास हमारे लिए बात क्या निकली कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड एक है। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल गया कि सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड एक रहेगा। और सिग्मा बॉन्ड एक है, यहाँ से हमें पता चला कि 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए ये होगा, 3 के लिए होगा, 4 के लिए ये होगा, क्योंकि एक कार्बन होगी ना कोई भी, वो सिंगल बॉन्ड सिंगल कार्बन ही होगी, तो हम हाइब्रिडाइजेशन क्या ही निकाल लेंगे। तो 1 से ज्यादा तो वहां पे आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो ये वाली इतनी बात है, अब हम चलते हैं 1 बाय 1 सारे ये 2 एग्जाम्पल है इनको करते हैं, उसके बाद आपको चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो पहले देखो 1,2 ब्यूटाडाइन। तो 1 ब्यूट मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन वहां पे कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे लिखो 1,2 ब्यूटाडाइन। तो ब्यूट मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है वहां पे, 4 है। उसके बाद डाई इन मीन्स, इन मीन्स होता है डबल बॉन्ड, डाई इन मीन्स 2, वहां पे 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे। यहाँ से नंबरिंग 2, यहाँ से 2, वो आपकी चॉइस है। तो 1 2 3 4 1 2, तो यहाँ पे हमने 1 पे डबल बॉन्ड लगाया, 2 पे डबल बॉन्ड लगाया। उसके बाद यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे इसके 4 हो चुके हैं, यहाँ पे इसके 3 है और यहाँ पे इसका 1 है, तो 2 3 4। यहाँ से हमने बना लिया 1,2 ब्यूटाडाइन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना। तो 1 बाय 1 करते हैं हम। कार्बन 1 की देखो, 1 कार्बन की देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये 2, और डबल बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। तो एक यहाँ से, ये ऊपर वाला पाई है और नीचे वाला सिग्मा, तो ये वाला, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp2। सेकंड वाले कार्बन पे हम चले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से है और एक सिग्मा बॉन्ड इस वाली कार्बन का यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp। और अब हम चलते हैं थर्ड वाली कार्बन पे। तो थर्ड वाली कार्बन पे हम देखो, एक यहाँ से सिग्मा, 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और फोर्थ वाली कार्बन पे जब हम चले तो यहाँ पे देखो, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 पे 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंपाउंड 1,2 ब्यूटाडाइन हैज, कौन सी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ओनली sp2, क्या ओनली sp2 है, नहीं, sp भी है, sp3 भी है। तो ये वाली चीज तो गलत हो गई, sp sp2 sp3, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। sp भी है, sp2 भी है, sp3 भी है, ओनली sp नहीं, sp एंड sp2, sp3 भी तो है। तो ऐसे करके आपने इस क्वेश्चन को करना था और हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा अगर आपने इसको किया है। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आगे ये क्वेश्चन आया और आपको यूपीएससी नेमिंग की नॉलेज है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, एक एक टॉपिक की वीडियो अगर आप देखते हो ना, चलते फिरते भी देख रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। ये वाला पीजीटी में आया हुआ है, तो पहले हम इसके आईयूपीएससी नेमिंग देखेंगे। वैसे तो आईयूपीएससी नेमिंग की हमें इसमें नीड नहीं है, लेकिन आपको समझ आ जाए ये वाला टॉपिक भी साथ में। ठीक है, हाँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6। हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी वाली जो हमारी नंबरिंग है वो सही होगी। कैसे डिसाइड करेंगे हम ये वाली चीज, तो यहाँ पे देखो हमारे पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं आइन। और अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, वाई पहले आता है। हमें पता है ई पहले आता है, तो प्रियोरिटी पहले किसको मिलेगी, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो हमारी जो प्रियोरिटी है वो किसकी मिलेगी, इन की हमारी जो प्रियोरिटी है वो मिलेगी। तो यहाँ पे इन और आई में अगर आपने डिसाइड करना तो ऐसे आप याद रख लो कि ई पहले आता है तो ई को पहले मिलेगी। तो यहाँ से ई इन को हमारी डबल 2 और 2 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 4। और यहाँ से हम आते हैं तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है 2 और यहाँ से इसको मिल रहा है 5। तो हम ये वाली नंबरिंग ना देके ये ऊपर वाली नंबरिंग है वो देंगे। तो इसको मिटाओ, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्सा। और कितने पे, 2 पे क्या लगा हुआ हमारे पास, इन लगा हुआ, 2 इन, और 4 पे क्या लगा हुआ है, आइन। तो ये वाली हो जाएगी इसकी नेमिंग। हमें आईयूपीएससी नेमिंग हमने इसकी दे दी कि 2 पे इन है, 4 पे आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है। हमारी नेमिंग हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें कार्बन है वो कौन सी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो पहले इसको ऐसे बनाना है,
तो अब यहाँ पे देखो क्या देखा हमने कि हमने सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर वहां पे सिग्मा बॉन्ड है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनते। तो पहले ये वाली कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बनेगा, ठीक है। तो 1 कार्बन में देखो 1 2 3 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन के लिए 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, 4 के लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है। ऐसे आपने करना था। तो ये वाली कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेकंड के लिए देखो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से और यहाँ से 3, तो 3 कार्बन है यहाँ पे, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगी sp2। थर्ड कार्बन पे 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। फोर्थ वाली पे देखो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, ए नीचे वाला लिखो 1 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो बॉन्ड बनेंगे ना वो बनेंगे पाई बॉन्ड बनेंगे, पहले हमारे पास सिग्मा है उसके बाद पाई बनता है। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से फोर्थ कार्बन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगी। 5 वाली 1 2 ये भी sp हो जाएगी। 6 वाली 1 2 3 4 ये वाली भी sp, और 6 वाली क्या हो जाएगी, sp3। ऐसे आपने इनकी हाइब्रिडाइजेशन है वो बतानी होती है। तो इस वाले क्वेश्चन के बाद आपको किसी भी टाइप के मोलिक्यूल की अगर निकालनी है ना तो निकाल सकते हो। आपने बहुत बार सुना होगा आपने, ये हमारी बेंजीन है और यहाँ पे कोई भी एक्स ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे ये वाली कार्बन हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो 1 यहाँ से, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए हमारे पास, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाली कार्बन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। ऐसे आपने इनका पता करना होता है। तो होपफुली मैं आपको ये वाला टॉपिक है वो समझा पाई हूँ। अगर आपको कुछ डाउट बचता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में लिया है मोल कॉन्सेप्ट के 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे मोल कॉन्सेप्ट के पूछे गए हैं। एक तो आसान सा है, 2 ये वाले थे, तो इनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे इनको भी हम डिस्कस करेंगे साथ में, क्या पता कि ये पीजीटी लेवल में भी पूछ लिया जाए और क्लास 12 जहाँ पे भी आपको मोल कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप देख सकते हो। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट में मेन चीज क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब गिवन मास क्या है, जो मास हमें गिवन होता है, जैसे हमारे सम में हमें गिवन होता है ना, उसको हम बोलते हैं गिवन मास। और मोलर मास क्या होता है, सबके लिए फिक्स होता है, मतलब एलिमेंट का फिक्स होता है। और 1 to 20 एलिमेंट है, इनका मोलर मास आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम केस में अगर आपको याद ना भी आए ना, तो आप क्या किया करो, एटॉमिक नंबर अगर याद है तो उसका डबल कर दिया करो जब तक आपको याद नहीं है। कुछ 1 2 3 बीच में एक्सेप्शन है, जैसे बोरोन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, इनका थोड़ा सा वहां से ऊपर नीचे हो जाता है, वेरिएशन दिखाता है। अदरवाइज आप एटॉमिक नंबर का डबल कर दोगे तो वहां से आपका मास आ जाएगा। एक टाइम आपको नहीं याद तो ऑप्शंस में अगर ज्यादा डिफरेंस है ना, तो वहां पे अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो उसका डबल कर दोगे तो वहां से आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 to 20 जो एलिमेंट है उनका आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मोल कॉन्सेप्ट पर पढ़ रहे हैं तो 1 to 20 पहले हम डिस्कस करेंगे फटाफट। तो पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और लास्ट में आता है कैल्शियम। तो 1 to 20 एलिमेंट है, मैं तो कहूंगी 30 तक याद होनी चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम जो भी है, मतलब मैग्नीज, उसके बाद आयरन, जो भी आपको, उसके बाद कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, वो मतलब 30 तक याद होनी चाहिए। अगर आपको 30 तक याद नहीं है तो 20 तक तो एटमॉक्स आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका मास क्या होता है, 1 ग्राम। इसका एक एक्सेप्शन होता है कि 1 है तो हम 1 ग्राम ही लेते हैं। हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है तो इसका मास होता है 4 ग्राम। इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है तो इसका मास हम 6 ग्राम लेंगे। उसके बाद इसका कितना होता है, बेरिलियम का 4, तो यहाँ पे इसका 8 ग्राम हो जाएगा। और बोरोन है तो यहाँ पे होना तो चाहिए था इसका 10 ग्राम, लेकिन एक्सेप्शनल है ये थोड़ा सा, इसका 11 ग्राम होता है। अगर न्यूमेरिकल में आपको 11 ना भी याद आए तो आप इसका डबल करके 10 ले दोगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कार्बन का 12, 6 का डबल, इसका 14, 7 का डबल, इसका 8, 8 का 16 डबल, 9 का 18 और या 19 भी लिया जाता है कई बार, ऐसे इसका 20 ग्राम। सोडियम का
11 का डबल 22 होना चाहिए, लेकिन लेते 23 ग्राम है। उसके बाद मैग्नीशियम का 12 का डबल 24, इसका 26 ग्राम 28 ग्राम। फॉस्फोरस का 31 ग्राम लेते हैं, वैसे होना 30 था डबल के हिसाब से, लेकिन 31 ग्राम लेते हैं। तो 30 भी ले लोगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस वहां पे नहीं आएगा। 32 ग्राम। यहाँ पे इसका लेते हैं 35.5 ग्राम, इसका लेंगे 36 ग्राम, और इसका 38 ग्राम, और इसका हो जाएगा 40 ग्राम। तो ये देखो 2-4 इसमें एक्सेप्शनल है, उनको छोड़ के अगर आपको सीधा डबल भी ले लोगे ना, याद ना आए, तो भी आपको कोई न्यूमेरिकल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जो ऑप्शंस होते हैं उनमें लार्ज वैल्यू का डिफरेंस हो जाता है, तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो भी चीज पॉइंट में हो ना, तो उसको अगर हम वैसे मान के निकाल लें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा वहां पे। तो उसके बाद ये था मेन आपको जो पता होना चाहिए। उसके बाद हम अभी यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद फर्स्ट देखो, ये वाला टीजीटी में आया हुआ है और ये वाला भी टीजीटी में आया हुआ है। तो पहले हम इसको देखते हैं। 28 ग्राम ऑफ हीलियम हमारे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या बताया, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास जो हमें यहाँ दिया होता है तो कितना है 28 ग्राम। उसके बाद मोलर मास, अभी हमने देखा था हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मास क्या हो जाएगा 4 ग्राम। तो 4 ग्राम, तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या आया 7 मोल्स। बस ऐसे आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें पता है तो इजीली आप वहां से निकाल पाओगे। उसके बाद सेकंड देखो 0.5 मोल ऑफ O2। अब यहाँ पे हमें मोल गिवन है और हमारे पास मोलर मास है, तो हम क्या निकालना है गिवन मास, ये देखना आपने। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 0.5, गिवन मास हम निकालेंगे। और मोलर मास, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8 एटॉमिक नंबर 16 मास, और 2 ऑक्सीजन है तो 32, तो 32 ग्राम। तो गिवन मास क्या आएगा 0.5 मल्टीप्लाई में 32, तो 5 2 जा 10 और 16, तो 16 ग्राम। तो ऐसे आपने निकालना है। यही क्वेश्चन आया था आपके टीजीटी में। उसके बाद इसका थर्ड देखते हैं क्या है 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। तो वही फिर मोल गिवन है हमें, तो 1.5 गिवन वेट हमने निकालना है। गिवन वेट बोल लो या मास। उसके बाद मोलर मास क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम। तो यहाँ से गिवन मास कितना आएगा 40 मल्टीप्लाई में 1.5, तो यहाँ से आएगा ये 60 ग्राम। तो इसका गिवन वेट कितना आ जाएगा 60 ग्राम। तो ऐसे आपने इनको निकाल के देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला था ना, इसमें साथ में था NaCl का मास निकालना। इसका फोर्थ ऑप्शन था जो NaCl का मास, तो वो तो आप इजीली निकाल पाओगे। Na का होता है 23, इसका होता है 35 पॉइंट ये, और इसका होके क्या हो जाएगा 58.5। तो 4 ऑप्शन थे। मैथ्स दी कॉलम में करके ये क्वेश्चन आया था, तो आप वहाँ पे देख भी सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन आया मिलेगा पिछले वाला जो एस्टेट था उसमें। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद ये वाला थोड़ा सा लेंथी था, ये जो सेकंड वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, मोल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे ध्यान दो, एलिमेंट के मोल्स बताने हैं किसमें, फेरिक सल्फेट में। और फेरिक सल्फेट का कितना लिया है 40 ग्राम लिया है। तो पहले हम फेरिक सल्फेट का ही क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे कि फेरिक 40 ग्राम में फेरिक सल्फेट के कितने मोल है, तभी तो हम एलिमेंट के निकाल पाएंगे ना। तो निकालो, देखो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका मास निकालेंगे तो 2 इन 2 में। आयरन का कितना है 56 प्लस में, उसके बाद 3 है। उसके बाद सल्फर का मास कितना है 32, और ऑक्सीजन कितने हैं अंदर है 4, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो 112 3 32, और ये हो जाएगा, तो ये 112 और ये हो जाएगा 3 इंटू 6 9, 112 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 400 ग्राम। तो फेरिक सल्फेट का मास कितना आया 400 ग्राम। क्या है ये मोलर मास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 ग्राम मोलर मास। तो अब हम पहले इसके मोल निकालेंगे कि 40 ग्राम में इसके कितने मोल हैं। तो यहाँ पे देखो 40 ग्राम में हम क्या निकालेंगे मोल्स, तो मोल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना है 40 ग्राम, और यहाँ पे मोलर मास इसका कितना आया है 400 ग्राम। तो ये कैंसिल हो गया, ये 10, तो ये कितने आए 0.1 मोल्स, ठीक है। ये आए 0.1 मोल किसके, फेरिक सल्फेट के, किसमें 40 ग्राम में, फेरिक सल्फेट इन 40 ग्राम।
तो ये तो थे इतने ग्राम में फेरिक सल्फेट के मोल, लेकिन हमें किसके निकालने हैं, हमें तो इनके एटम एलिमेंट के निकालने स्पेसिफिकली बोला है। तो एक एक एलिमेंट का मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखो Fe है, जैसे हमने Fe लिया स्टार्टिंग में, तो पहले हम क्या, हमें Fe का इस पूरे Fe सल्फेरिक सल्फेट में हमें Fe का गिवन मास पता होना चाहिए, तभी हम एलिमेंट है वो निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो मोल्स कितने हैं 0.1, तो गिवन मास डिवाइड में मोलर मास होता है, और यहाँ पे कितने Fe हैं, 2 Fe हैं, और एक Fe का 56 है, तो 2 Fe का 112, तो यहाँ से गिवन मास कितना आया 11.2 ग्राम। उसके बाद गिवन मास है, और जो इसका आयरन का जो मोलर मास होता है 56 है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वापस से इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, तो गिवन मास कितना है 11.2, और ये कितना है मोलर मास 52, तो ये क्या आएगा 0.2, तो इसका जो मोल्स आए थे वो कितने आए थे 0.2। तो ऐसे आपने इनको निकालना है। अगर मेरी स्पीड आपको थोड़ी सी भी तेज लगे ना, तो इसको थोड़ा सा आप स्पीड में 1x थोड़ा सा कम करके देख लिया करो, क्योंकि मेरी स्पीड है थोड़ी सी ज्यादा, तो वो आप वहां से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद Fe के लिए हमने निकाल लिया, सल्फर के लिए सेम निकाल लेंगे। पहले मोल कितने हैं 0.1 आए हैं, गिवन मास निकालना है हमने, और मोलर मास देखो यहाँ पे सल्फर कितनी है 3 है, और एक सल्फर का मास कितना है 32 है, तो 32 इंटू 3, तो ये आएगा 0.1 और 96, तो गिवन मास, तो गिवन मास कितना आया यहाँ से 9.6 ग्राम, तो गिवन मास आ गया। अब हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना है 9.6, और मोलर मास कितना है सल्फर का 32, तो ये कितना होएगा, कैंसिल होकर 0.3, तो इसके कितने आ जाएंगे मोल्स 0.3 मोल्स। उसके बाद हम निकालेंगे बस ऑक्सीजन का। क्या है गिवन मोल्स, गिवन मास और मोलर मास कितना है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 4 और 3 कितनी है, टोटल 12 है, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करो उसकी, तो 192, तो यहाँ पे गिवन मास कितना आया 19.2 ग्राम। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास 19.2 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना है इसका, ये है, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे तो 1.2 मोल्स, तो इसके मोल्स आएंगे 1.2 मोल्स। तो ऐसे आप ये जो टीजीटी में आए थे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमने वो भी डिस्कस किए, और सिंपली भी आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। अगर आपको उसका मोलर मास दिया है तो गिवन मास पूछ सकते हैं, अगर गिवन मास दिया तो वहाँ पे मोल्स पूछ सकते हैं। मोलर मास स्पेसिफिक होता है, अगर वहाँ पे ज्यादा बड़े एलिमेंट आएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा, अदरवाइज 1 to 30 एलिमेंट है या 1 to 20 एलिमेंट हमको आपको याद होना चाहिए। हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड का मोलर मास वहां से गिवन है, तो वहां से हमें उसका जो फॉर्मूला निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंपेरिकल मास या इंपेरिकल फॉर्मूला आप यहाँ से बोल सकते हो। तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि मोलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, n मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें हम तो mf किसके इक्वल हो जाएगा, n मल्टीप्लाई में ef, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि इस n की वैल्यू कहाँ से आएगी, इंपेरिकल फॉर्मूला हम यहाँ से निकालेंगे, और n की वैल्यू कहाँ से आएगी, n की आएगी मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो मोलर मास हमें गिवन होता है इस कंपाउंड का, डिवाइड बाय मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम बनाएंगे उसका जितना भी मास आएगा, टोटल मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से जब हम डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमें वहां से मिलेगी। तो 1 दिस तो दिस, तो इन दोनों से हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से देखो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट लिखने हैं, कौन से हैं, तो एलिमेंट यहाँ पे कौन से हैं, हाइड्रोजन है, H से लिख सकते हैं हम, कार्बन है C से लिख सकते हैं, और उसके बाद क्लोरीन है तो वो हम Cl से लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी परसेंटेज कितने गिवन है, यहाँ पे कितने कितने गिवन है, ये है 4.07, वो है 24.27, और ये है 71.65, ठीक है। उसके बाद इसकी परसेंटेज यही है गिवन है। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब यहाँ पे गिवन मास कितना है, यहाँ पे हम निकालेंगे इनके नंबर ऑफ
मोल्स। तो गिवन मास कितना है यहाँ पे 4.07 और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 1। तो 4.07 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी, अप्रोक्स के 4 के इक्वल। उसके बाद यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास, गिवन कितना है 24.27 और मोलर मास कितना होता है कार्बन का 12, तो यहाँ पे 12। तो जब हम इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी 2 के, तो ये वाली वैल्यू आएगी अप्रोक्स 2 के। उसके बाद यहाँ पे क्या है Cl का मास, ऐसे इसका निकालेंगे तो गिवन मास डिवाइड बाय क्लोरीन का जो मोलर मास होता है वो होता है 35.5, तो 35.5। तो यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा 2 के। तो सबसे पहले हम इसकी एलिमेंट लिखेंगे कौन से हैं, परसेंटेज कितनी कितनी है वो लिखेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, ऐसे हमने इसके निकाला। उसके बाद हमें करना होता है इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स जितना हम इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई हाँ कट करेंगे उतना कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करें तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1। तो ऐसे आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो यहाँ से ऐसे आपका जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है वो आ जाएगा। इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, यहाँ से कार्बन कितनी है 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है और Cl कितना है 1 है। तो ये आया क्या हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। ऐसे आपने इसको निकालना है। होप आपको ये समझ आएगा। परसेंटेज लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कैसे गिवन मास बाई मोलर मास निकालेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना उसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने जितने बचते हैं वो करेंगे। तो यहाँ तक हम पहुंचे कि अब हम इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ से देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका है। चाहिए क्या हमें n, तो इसका मास निकालेंगे, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। कार्बन का क्या है CH2 Cl, तो कार्बन का कितना मास होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 है तो 2 और इसका होता है 35.5। तो यहाँ से कितना आएगा 2 2 4 और 5 9 और यहाँ से आएगा 4 49.5, ये आ जाएगा यहाँ से इसका 49.5 ग्राम। तो ये आया है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला का मास और टोटल मास हमारे पास ये है। तो यहाँ से अब हम इसको लिख लेते हैं CH2 EF क्या आया है CH2 Cl। तो यहाँ से अब देखो हमने क्या निकालना है n, मोलर मास ऑफ कंपाउंड उसकी वैल्यू कितनी है 98.96 ग्राम डिवाइड बाई 40, इसकी मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला का मास की वैल्यू कितनी आई है 49.5 ग्राम। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू आई 2, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और इसकी इंपेरिकल फॉर्मूला की वैल्यू ये आई है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा MF मोलिकुलर फॉर्मूला निकल के आएगा, n की वैल्यू कितनी आई है 2 और इंपेरिकल फॉर्मूला की है CH2 Cl। तो यहाँ से देखो कार्बन कितनी हुई 2, यहाँ से हाइड्रोजन 2 थी 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 4, Cl यहाँ पे 1 था 2 से मल्टीप्लाई हुई तो Cl2। तो ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का है जो मोलिकुलर मास वहाँ पे गिवन है और परसेंटेज गिवन है तो इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है वो निकाल सकते हो। तो होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।